हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो कि है मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमको इसमें कंप्लीट क्या क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो शिवाजी से संबंधित जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो शिवाजी के प्रशासन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो शिवाजी के उत्तराधिकारी हैं उनसे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक सेगमेंट इसमें स्टार्ट होगा जो कि होगा पेशवा के अधीन मराठा शक्ति का उत्कर्ष। इसमें हम लोग बालाजी विश्वनाथ के बारे में जानेंगे, उनसे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं। उसके बाद बाजीराव जो प्रथम है उनसे संबंधित क्वेश्चन, बालाजी बाजीराव, तो इन सबसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जो कंप्लीट मराठा साम्राज्य है वो इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो अपना मेन सेगमेंट है। तो देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे शिवाजी से। तो देखिए, शिवाजी से संबंधित पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मराठा शब्द है उसकी उत्पत्ति जो है कह रहा है किस शब्द से हुई है। तो ये शब्द है राठा, तो मतलब जो राठा शब्द है उसी से मराठा शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि मराठा शक्ति का उत्कर्ष जो है कह रहा है किसके नेतृत्व में हुआ। तो ये हुआ था शिवाजी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, जो शिवाजी हैं इनके बारे में दो जन्मतिथियाँ इनकी मानी जाती हैं। पहली जन्मतिथि इनकी है 6 अप्रैल 1627 और दूसरी है 19 फरवरी 1630। तो जो पहली वाली जो ये जन्मतिथि है 6 अप्रैल 1627, ये काफ़ी एग्जैक्ट है, तो इसी को आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवाजी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था शिवनेर दुर्ग में, जो कि पूना के जो पूना जगह है वहाँ पे ये स्थित है। अब अगला ये कह रहा है कि जो शिवाजी हैं उनके पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले। अगर इनकी माता का नाम पूछा जाए तो इनकी माता का नाम था जीजाबाई। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शाहजी भोसले के पूर्वज जो थे वो किस वंश से संबंधित थे। तो ये राजपूताना की जो सिसोदिया वंश है उससे ये संबंधित थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवाजी की माता किस वंश से संबंधित थी। तो ये देवगिरी की जो यादव वंश है उनसे संबंधित थी। अब अगला ये कह रहा है कि शिवाजी के गुरु का क्या नाम था। तो इनका नाम था दादा कोंडदेव, इनका ये नाम था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवाजी युद्ध एवं राजनीति की शिक्षा उन्होंने किससे प्राप्त की हुई थी। तो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी दादाजी कोंडदेव से। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो ये थे रामदास। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवाजी का जो पालन पोषण है एवं संरक्षण कह रहा है एवं संरक्षण किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था दादा कोंडदेव एवं माता जीजाबाई के द्वारा। तो इन्हीं के द्वारा जो शिवाजी हैं इनका लालन पालन एवं संरक्षण इन्हीं के द्वारा इनको प्रदान किया गया था। अब ये कह रहा है कि शिवाजी का सर्वप्रथम विवाह किसके साथ हुआ था। तो ये हुआ था साईबाई निम्बालकर के साथ हुआ था। अगले में कह रहा है कौन सी पत्नी शिवाजी की मृत्यु के पश्चात सती हो गई थी। तो इनका नाम था पुतलीबाई। क्या नाम था? पुतलीबाई इनका नाम था। अब अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शिवाजी के पिता, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जो शिवाजी के पिता हैं जिनका नाम है शाहजी भोसले, ये कह रहा है ये किस राज्य में ये अपना राजनीतिक जीवन ये आरंभ करते हैं। तो ये अहमदनगर के प्रधानमंत्री जो कि मलिक अंबर हैं उन्हीं के अधीन जो शिवाजी के पिता हैं शाहजी भोसले, ये अपना जो राज्य है वो स्टार्ट करते हैं, या कह सकते हैं जो इनका जीवन है वो अपना राजनीतिक जीवन स्टार्ट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवाजी को सर्वप्रथम किस जागीर का प्रशासक नियुक्त किया गया था। तो इनको पुणे की जागीर थी उसी का प्रशासक नियुक्त किया गया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवाजी के पिता जो कि हैं शाहजी भोसले, कह रहा है अपनी कौन सी पत्नी के साथ बीजापुर राज्य में नौकरी करते थे। तो इनका नाम था तुकाबाई मोहिते, इन्हीं के साथ ये नौकरी करते थे बीजापुर राज्य में। अब अगले में कह रहा है शिवाजी किस वर्ष पुणे की जागीर के प्रशासक बने थे। तो ये बने थे 1643 में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवाजी के जो गुरु हैं जिनका नाम है दादा कोंडदेव, इनके कह रहा है मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 1647 में। अगले में कह रहा है शिवाजी ने सर्वप्रथम किस राज्य के विरुद्ध अपना सैन्य अभियान जो है वो प्रारंभ किया था। तो ये किया था बीजापुर के विरुद्ध। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला किस वर्ष विजिट किया था। तो ये किया था 1643 में, याद रखिएगा, सन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो जो सिंहगढ़ का किला है इन्होंने विजिट किया है 1643 में। अगले में क्या, शिवाजी ने पुरंदर का किला किस वर्ष विजिट किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो ये किया था 1648 में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवाजी किस मराठा सरदार को पराजित कर जावली के किले पर अधिकार इन्होंने किया था। तो ये चंद्रराव मौर्य थे, इन्हीं को पराजित कर इस किले पर अधिकार इन्होंने किया था। अगले में कह रहा है शिवाजी ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई थी। तो रायगढ़ जो कि बनाई गई थी 1656 में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवाजी का मुगल सेना से कह रहा है सर्वप्रथम संघर्ष कब हुआ था। तो ये हुआ था 1657 में। अगले में कह रहा है शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को किस राज्य के द्वारा कैद में रखा गया था। तो ये था बीजापुर का राज्य, मतलब जो बीजापुर था इसी के द्वारा जो शिवाजी के पिता हैं शाहजी भोसले, इनको कैद में रखा गया था। अब अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शिवाजी के विरुद्ध किस सेनापति को बीजापुर राज्य ने भेजा था। तो ये भेजा था अफजल खां को।
अगले में कह रहा है अफजल खान ने किसे अपना दूत बनाकर शिवाजी के पास भेजा था, तो ये थे कृष्णाजी भास्कर। अगले में कह रहा है शिवाजी अपने भगनक जिसको कटार कहते हैं से कह रहा है किस सेना नायक की हत्या इन्होंने की थी, तो ये थे अफजल खान। जो अफजल खान हैं इनकी हत्या की गई है शिवाजी के द्वारा, किससे, भगनक से। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवाजी किस मुगल सेनापति एवं दक्कन सूबेदार को पराजित इन्होंने किया था शिवाजी ने, तो ये थे शाइस्ता खान। इनको पराजित किया था 1663 में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है शिवाजी कह रहा है किस वर्ष सूरत को इन्होंने लूटा था, तो शिवाजी ने 1664 से 1670 ईस्वी में जो सूरत है उसको लूटा था। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवाजी किस मुगल गवर्नर को पराजित कर सूरत को लूटा था, तो ये थे इनायत खां। अगले में कह रहा है पुरंदर की संधि किस मुगल सेनापति के मध्य हुई थी, तो ये शिवाजी और मुगल सेनापति थे जिनका नाम था जय सिंह। इन्हीं के मध्य जो पुरंदर की संधि है वो हुई थी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था, तो ये थे राजा मान सिंह, जय सिंह। अब अगले में कह रहा है पुरंदर की संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी, तो ये 22 जून 1665 में संपन्न हुई थी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पुरंदर दुर्ग की रक्षा करते हुए किस मराठा सेनापति को वीरगति की प्राप्ति हुई थी, तो इनका नाम था मुरारी बीजा प्रभु, इनका नाम था। अगले में कह रहा है पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी ने कितने किले जो थे वो मुगलों को स्वीकार करना पड़ा था देने के लिए, तो ये थे 23 किले। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पुरंदर की संधि जो की हुई थी 1665 में, इसमें कह रहा है इसके समय कौन सा विदेशी यात्री उपस्थित था, तो इसका नाम है मनुची। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में, तो उस समय एक विदेशी यात्री था जिसका नाम था मनुची, ये उपस्थित था। अब अगले में कह रहा है शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में पराजित किया था, तो ये था सलाहार का युद्ध। अगले में कह रहा है शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ 1666 में किस मुगल बादशाह के दरबार में उपस्थित हुए थे, तो ये थे बादशाह औरंगजेब। कहाँ पे उपस्थित हुए थे, तो ये हुए थे आगरा दरबार में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने शिवाजी उनके पुत्र संभाजी को किस स्थान पर कैद कर रखा था, तो ये किया था जयपुर महल में, जो कि आगरा में है। अगले में कह रहा है शिवाजी ने किस राज परिवार के साथ मैत्री या वैवाहिक संबंध बनाए थे, तो ये बनाए थे सिरके, मोरे, निम्बालकर तथा देशमुख। इन सभी से वैवाहिक और मैत्री संबंध शिवाजी ने बनाए थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवाजी ने अपना औपचारिक राज्याभिषेक किस स्थान पर किया था, तो ये किया था रायगढ़ दुर्ग में। अगले में कह रहा है शिवाजी अपना औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पे करवाया था, तो ये कब करवाया था, ये करवाया था 16 जून 1674 को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किस विद्वान पंडित द्वारा कराया गया था, तो इनका नाम था काशी के पंडित थे जिनका नाम था गंगा भट्ट। इन्हीं को पंडित विश्वेश्वर भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवाजी राज्याभिषेक के अवसर पर कौन सी उपाधि धारण करते हैं, तो ये छत्रपति हिंदू धर्मोद्धार इसकी उपाधि धारण करते हैं। अगले में कह रहा है शिवाजी के राज्याभिषेक जो कि हुआ था 1674 में, इसमें कह रहा है इस समय कौन सा विदेशी यात्री उपस्थित था, तो ये थे जॉर्ज ऑक्सेनडेन। इस समय ये एक विदेशी यात्री हैं, वो उस समय उपस्थित थे। अब अगले में कह रहा है शिवाजी की माता जीजाबाई की मृत्यु कब हुई, तो ये हुई थी 1674 में। अगले में कह रहा है शिवाजी ने दूसरी बार राज्याभिषेक कब करवाया था, तो ये करवाया था 1674 में। कब, सितंबर 1674 में। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शिवाजी का जो दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ है किस विद्वान के द्वारा संपन्न कराया गया था, तो ये कराया गया था कांची के निश्चलपुरी गोस्वामी के द्वारा। अगले में कह रहा है शिवाजी के जीवन का कह रहा है अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था, तो ये कर्नाटका के विरुद्ध था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जो शिवाजी हैं इनका जीवन का जो अंतिम अभियान था वो था कर्नाटका के विरुद्ध। अगले में कह रहा है मराठा साम्राज्य की दक्षिणतम जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी, तो ये थी जिंजी। अगले में कह रहा है शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी अप्रैल 1680 में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा की ये जो संज्ञा है ये किसने प्रदान की थी, तो ये प्रदान की गई थी औरंगजेब के द्वारा। अब शिवाजी के प्रशासन से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं उनको जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है अष्टप्रधान जो मंत्रिपरिषद थी किसके राज्य प्रशासन से संबंधित थी, तो ये शिवाजी के प्रशासन से संबंधित थी। अब अगले में कह रहा है शिवाजी के अष्टप्रधान मतलब जिसका होता है अष्टप्रधान का मतलब होता है मंत्रिपरिषद। तो अष्टप्रधान में कौन कौन थे, तो देखिए पेशवा होते थे। पेशवा का क्या काम था, तो ये प्रधानमंत्री दैनिक कार्यों का संचालन करते थे, प्रशासनिक संगठनकर्ता ही होते थे। दूसरे थे आमात्य, इन्हीं को मजूमदार भी कहा जाता था। ये क्या थे, ये अर्थमंत्री या वित्त मंत्री राजस्व विभाग से संबंधित थे। थर्ड थे वाक्यान्वेष, ये क्या काम करते थे, तो ये दैनिक कार्यवाही का ये विवरण रखते थे, मतलब जो दैनिक कार्यवाही हैं उनका एक तरह से रिकॉर्ड रखना इसका काम था। अब अगला कह रहा है सचिव या सुरुनवीस, ये क्या थे, तो ये राजकीय जो पत्र होते थे उनका पत्र व्यवहार जो होता था उनका जो विभाग था उसको ये देखरेख इनका किया जाता था इनके द्वारा। इसी में कह रहा है जो चिटनीस होते थे वो क्या होते थे, वो लिपिक कहलाते थे। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी बार ये भी पूछा गया है कि चिटनीस क्या थे, तो ये लिपिक होते थे जो कि क्लर्क हैं। अगले में कह रहा है सुमंत या दबीर, ये क्या है, विदेश मंत्री हैं। अगले में कह रहा है सेनापति या सरे नौबत जिनको कहा जाता है ये क्या है, तो ये सैन्य
संगठन हैं जो कि भर्ती, रसद, युद्ध प्रबंधन, इन सब का ये काम करते थे। अगले में कह रहा है पंडित राव ये क्या थे, ये धार्मिक कार्यों को संपन्न कराने वाले, शिक्षा देने वाले, अनुदान करने वाले, एक तरह से कहा जाए कि परामर्श देने वाले ये धर्माधिकारी होते थे। अब लास्ट है 8वां जो कि थे मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश क्या थे, तो ये थे मुख्य न्यायाधीश, मतलब जो एक तरह से कह सकते हैं न्याय से संबंधित जो ये विभाग है वो देखते थे। अब अगला कह रहा है शिवाजी के अधीन प्रशासनिक इकाइयाँ कौन कौन सी थी, तो देखिए इस साइड में प्रशासनिक इकाइयाँ हैं और इस साइड इनके अधिकारी हैं। तो देखिए जो प्रांत है उसके अधिकारी हैं सूबेदार, या इन्हीं को मामलतदार कहा जाता है। महाल जो इकाई है यहाँ पे होते थे सर हवलदार, ये होते थे। और जो तर्फ होता था यहाँ पे हवलदार होते थे प्रशासनिक अधिकारी। मौजा जो होता था यहाँ पे कारकुन अधिकारी होते थे। याद रखिएगा जो मौजा होता था तो मौजे के अधिकारी होते थे कारकुन। अगर गांव का देखा जाए तो ये होते थे पाटिल, या इन्हीं को पटेल कहा जाता था। अब अगला कह रहा है कि मराठा कालीन जो प्रमुख अधिकारी हैं उनको जान लेते हैं। तो देखिए दीवान क्या होते थे, तो दीवान एक तरह से सचिव होते थे। मजूमदार क्या थे, तो ये लेखा परीक्षक या लेखाकार होते थे। फड़नवीस क्या होते थे, ये उपलेखाकार या परीक्षक होते थे। जैसे बहुत सारी जातियाँ हैं फड़नवीस, तो वो क्या है, वो सब उपलेखा परीक्षक क्या होते थे उस समय शिवाजी के समय। तो फड़नवीस जो होते थे वो उपलेखा परीक्षक होते थे। ये सब क्या है, डिपार्ट हैं। अब अगले में कह रहा है शवनीस या दफ्तरदार, ये क्या होते थे, ये कार्यालय प्रभारी होते थे। करखानिस क्या होते थे, तो ये रसद अधिकारी होते थे। चिटनीस क्या होते थे, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, तो ये पत्राचार या लिपिक से संबंधित होते थे ये। अगले में कह रहा है जमादार, ध्यान दीजिएगा जमादार क्या थे, तो ये थे खजांची। याद रखिएगा जमादार सफाई कर्मचारी नहीं है, ये है खजांची। कह रहा है देश पांडे क्या थे, तो ये जिलाधिकारी होते थे। याद रखिएगा जिलाधिकारी क्या है, देश पांडे। कुलकर्णी क्या है, तो ये लेखपाल होते थे। मिरासदार क्या होते थे, जमींदार होते थे। पाटिल या पटेल ये गाँव के मुखिया होते थे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो सरंजामी जो है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जो सरंजामी प्रथा है वो किससे संबंधित थी, तो ये मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। अगले में कह रहा है सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को कह रहा है किस नाम से जाना जाता था, तो इसको चौथ नाम से जाना जाता था। अगले में कह रहा है मराठों द्वारा चौथ का कितना भाग वसूला जाता था, तो ये 1/4 भाग, जिसको हम लोग कह सकते हैं 25% ये वसूल किया जाता था। अगले में कह रहा है कि शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था किस प्रथा पर आधारित थी, तो ये रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। अब अगला कह रहा है शिवाजी ने किसके अधीन भूमि की माप करवाई थी, तो ये अन्नाजी दत्तो जो थे, अन्नाजी दत्तो, ध्यान दीजिएगा अन्नाजी जो दत्तो हैं इनके कह रहा है अधीन भूमि की माप करवाई गई थी। अगले में कह रहा है मराठाकालीन जो भूमापक यंत्र थे, जो इकाई थी, उसको किस नाम से जाना जाता था, तो उसको जरीब या काठी के नाम से जाना जाता था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो शिवाजी हैं इनके समय मराठा साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी, तो ये थी हूण नामक एक मुद्रा थी जिसका प्रचलन होता था। अगले में कह रहा है चौथ कर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था, तो इसको मुगलई नाम से भी जाना जाता था। याद रखिएगा मुगलई क्या है, तो ये चौथ नामक कर है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवाजी के राज्य में जो प्रचलित रजत मुद्रा थी वो कौन सी थी, तो ये थी रुपया, या इसी को लारी, या इसी को टका कहा जाता था। अगले में कह रहा है शिवाजी के समय भूमि राजस्व की दर संभवतः क्या थी, तो ये थी 2/5 भाग। अगले में कह रहा है शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे, तो जो मलिक अंबर है उनकी जो राजस्व प्रणाली थी उससे ये प्रेरित थे। अगले में कह रहा है मराठा प्रशासन में अमात्य या मजूमदार का जो प्रमुख कार्य था वो क्या था, तो वो था राजस्व से संबंधित ये जो काम थे उनको देखरेख ये करते थे। अगले में कह रहा है शिवाजी के अधीन जो प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले राज्य थे इनको क्या कहा जाता था, तो इनको स्वराज कहा जाता था। क्या था स्वराज, जो शिवाजी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता था। अगले में कह रहा है मराठा इतिहास को किस अन्य नाम से जाना जाता था, इसी को बखर नाम से जाना जाता है। अगले में कह रहा है शिवाजी की न्याय व्यवस्था किस पद्धति पर आधारित थी, तो ये प्राचीन हिंदू पद्धति पर ये आधारित थी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मराठा प्रशासन में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था, तो इसको हुजूर हाजिर मजलिस इसको कहा जाता था। ये क्या था, तो ये था सर्वोच्च न्यायालय। अगले में कह रहा है शिवाजी के अधीन जो मराठों का मुख्य सेनापति थे ये कौन थे, तो ये थे तानाजी, इनका नाम था तानाजी मालुसरे इनका नाम था। अब अगले में कह रहा है शिवाजी के अधीन जो तोप खाने थे इनका प्रमुख कौन था, तो ये थे सिद्दी इब्राहिम। अगले में कह रहा है शिवाजी के जो पर्वतीय सैन्य दल थे इनको क्या कहा जाता था, तो इनको मवाली कहा जाता था। तो मवाली क्या थे, तो जो शिवाजी के पर्वतीय सैन्य दल थे इन्हीं को मवाली के नाम से जाना जाता था। अगले में कह रहा है शिवाजी के अधीन जो पैदल सैनिक थे इनको क्या कहा जाता था, तो काफ़ी बार पूछा गया है, तो इनको पाइक नाम से जाना जाता था। अगले में कह रहा है शिवाजी के प्रशासन में कह रहा है किले का प्रमुख कौन होता था, तो ये होता था हवलदार। हवलदार क्या काम करते थे, तो ये शिवाजी के प्रशासन में किले के ये प्रमुख अधिकारी होते थे। अगले में कह रहा है शिवाजी के अधीन जो सवार सैनिक थे इनको क्या कहा जाता था, तो इनको वारगिर या इन्हीं को शिलेदार कहा जाता था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवाजी ने कौन सी युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया था, तो ये गुरिल्ला वारफेयर जिसको कहते हैं, या फिर इसी को छापामार युद्ध प्रणाली कहा जाता था।
इसी को शिवाजी ने इसी का अनुकरण किया था। तो ये क्या थी प्रणाली? तो इसका मतलब ये होता था कि जैसे शिवाजी तो इतने मतलब पावरफुल नहीं थे नहीं कि वो जो मैदानी लड़ाइयाँ हैं उनको उनमें वो लड़ सकें, वो भी इतने उस समय औरंगजेब जैसे खतरनाक एक कह सकते हैं शासक थे, तो उनसे वो मैदानी युद्ध में तो जीत नहीं सकते थे। तो इनका काम ये रहता था कि जैसे छिप कर हम लोग वार करेंगे, छिप कर वार करेंगे, उनको नुकसान उनको पहुँचाएँगे, उसके बाद हम वहाँ से भाग जाएँगे। तो यही है गुरिल्ला वारफेयर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि राइज ऑफ द मराठास पावर नामक पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। अगले में क्या है, किस अंग्रेज विद्वान ने मराठों का इतिहास लिखा था? तो ये लिखा था ग्रांट डफ ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोडी लिपि का जो प्रयोग है किसके विलेख पत्रों में किया जाता था? तो ये मराठों के जो पत्र थे उनमें इसका यूज किया जाता था। अब अगले में कह रहा है शहजादा मुअज्जम तथा जसवंत सिंह ने औरंगजेब से शिवाजी को कौन सी उपाधि देने की सिफारिश की थी? तो ये उपाधि देने की सिफारिश की गई थी राजा की। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस भारतीय विद्वान ने शिवाजी की चौथ प्रणाली की तुलना लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि, जिसको सब्सिडरी अलायंस कहते हैं, इससे किया था? तो ये किया था महादेव गोविंद रानडे ने। अब अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता माना जाता है? तो ये माना जाता है शिवाजी को। गुरिल्ला क्या है? गुरिल्ला युद्ध प्रणाली तो ये है चुपचाप मारा जाए किसी को, मतलब कोई अगर शक्तिशाली सेना है तो उस पर डायरेक्ट हम लोग को कोई युद्ध नहीं करना है, चुपचाप उस पर मतलब छुप के उस पर वार करना है, उसको कमज़ोर करना है। तो यही है गुरिल्ला वारफेयर। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अष्टप्रधान जो कि शिवाजी के मराठा प्रशासन से संबंधित थे, वह उसमें सहायता करते थे, कह रहा है कि संदर्भ में कौन से केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? तो ये थे मोरो त्रिम्बक पिंगले। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बखर क्या था? तो बखर इतिहास रचना में वर्णात्मक ही साधन हुआ करता था। अगले में कह रहा है शिवाजी के समय सर नौबत या इसी को सर नौबत कहा जाता है, ये जो पद है किससे संबंधित था? तो जो सर नौबत पद था ये सैन्य प्रशासन से संबंधित था। अगले में कह रहा है शिवाजी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ये रायगढ़ में हुई थी। अब अगले में कह रहा है शिवाजी के संदर्भ में कुछ विद्वानों इतिहासकारों के मत हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहले हैं यदुनाथ सरकार, इन्होंने कहा था कि शिवाजी भारत के अंतिम हिंदू राष्ट्र निर्माता थे। क्या थे? शिवाजी जो भारत के अंतिम हिंदू राष्ट्र निर्माता थे, ये कहा है यदुनाथ सरकार ने। अगले हैं डॉक्टर मजूमदार, इन्होंने कहा है कि शिवाजी एक कुशल सेनापति, सफल विजेता ही नहीं अपितु ये उच्च कोटि के सफल शासक भी थे। ये क्या है? डॉक्टर मजूमदार ने। अब अगले में है खफी खां, इन्होंने कहा है धोखे का पिता और शैतान का चतुर बेटा, इनको कहा है। अगले हैं ग्रांड डफ, इन्होंने कहा है मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है। काफ़ी बार पूछा गया है ये स्टेटमेंट कि मराठों का जो उदय है वो आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है। तो इसको किसने कहा था? तो ये कहा था ग्रांट डफ ने। अगले में कह रहा है स्मिथ, इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्मिथ ने कहा था शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य की संज्ञा इन्होंने दी थी। किसने दी थी डाकू राज्य की संज्ञा? तो ये दी गई थी स्मिथ के द्वारा। अब अगले हैं, इनका नाम है सर बुलजले हेग, इन्होंने कहा था कि जितनी श्रद्धा और भक्ति जनसाधारण की कह रहा शिवाजी को प्राप्त थी उतनी समकालीन किसी अन्य राजा को प्रजा से नहीं मिल पाई। तो ये कहा था सर बुलजले हेग ने। अगले हैं और रॉलिंसन, इन्होंने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है लगभग सभी महान योद्धाओं के समान, जिसमें क्या है नेपोलियन एक ज्वलंत उदाहरण है, शिवाजी भी एक महान शासक थे। तो ये इन्होंने कहा था। अब शिवाजी के उत्तराधिकारी जो हैं संभाजी, इनके बारे में जो क्वेश्चन है उसको जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मराठा छत्रपति शिवाजी के कितने पुत्र थे? तो ये थे 2 पुत्र, जो पहले थे संभाजी और दूसरे थे राजा राम। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवाजी के पश्चात मराठा साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ थे? तो ये हुए थे संभाजी। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि संभाजी की माता का क्या नाम था? तो ध्यान दीजिएगा, जो संभाजी हैं उनकी माता का नाम था साईबाई निम्बालकर, इनकी माता का नाम था। अब अगले में कह रहा है संभाजी के गुरु का क्या नाम था? तो ये नाम था केशव भट्ट और उमाजी पंडित। अगले में कह रहा है संभाजी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1657 में। अगले में कह रहा है संभाजी की पत्नी का क्या नाम था? तो ये नाम था इनका येसुबाई। येसुबाई किसकी पत्नी थी? तो ये संभाजी की पत्नी थी। अगले में कह रहा है संभाजी के पुत्र का क्या नाम था? तो ये था शाहू जी। अगले में कह रहा है संभाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ पे करवाया था? तो ये राजधानी रायगढ़ में करवाया था। अगले में कह रहा है राजधानी संभाजी जो हैं उन्होंने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? तो ये करवाया था 1680 में। अगले में कह रहा है संभाजी ने राज्याभिषेक के पश्चात पेशवा किसे नियुक्त किया था? तो ये किया था नीलोपंत जी को। जो नीलोपंत जी हैं इन्हीं को ये पेशवा नियुक्त किया गया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संभाजी ने अपना प्रमुख सलाहकार किसे बनाया था? तो ये बनाया था कवि कलश को। तो ध्यान दीजिएगा, कवि कलश काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो कवि कलश किससे संबंधित है? तो ये संभाजी के एक तरह से कह सकते हैं ये सलाहकार थे। अगले में कह रहा है औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय किस मराठा शासक की शरण में आया था? तो ये आया था संभाजी के शरण में। अगले में कह रहा है मुगलों के किस स्थान पर संभाजी को पराजित कर हत्या कर दी गई थी? तो ये की गई थी संगमेश्वर के दुर्ग में। तो यहाँ पे मुगलों ने कह रहा संभाजी को पराजित कर उनकी हत्या कर दी थी। अगले में कह रहा है
मुगलों द्वारा मराठा शासक संभाजी की हत्या कब हुई थी? ये हुई थी 1689 में। अब अगले हैं राजा राम। तो राजा राम का जो ड्यूरेशन रहा है वो 1689 से 1700 तक रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संभाजी के पश्चात मराठा साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुए? ये हुए राजा राम। अगले में कह रहा है राजा राम का संभाजी के साथ क्या संबंध था? ये इनके सौतेले भाई थे। अगले में कह रहा है मुगलों द्वारा संभाजी की हत्या के उपरांत किसे कैद में रखा गया था? ये रखा गया था येसुबाई और उनके पुत्र जो शाहू जी हैं उनको कैद में रखा गया था। अगले में कह रहा है मुगलों द्वारा रायगढ़ पर अधिकार करने के पश्चात राजा राम ने किस स्थल पर शरण ली थी? ये ली थी जिंजी में। अगले में कह रहा है राजा राम ने जिंजी के दुर्ग के पतन जो कि हुआ था 1698 में, इससे कह रहा है इसके पश्चात किस स्थान पर शरण ली थी? इन्होंने सतारा में शरण ली थी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस मराठा शासक ने सतारा को अपनी राजधानी बनाई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बनाई थी राजा राम ने। अगले में कह रहा है किस मराठा शासक ने एक नया पद जिसको हम लोग प्रतिनिधि के नाम से जानते हैं इसका सृजन किया था? तो ये किया था राजा राम ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस मराठा शासक के समय मंत्रिपरिषद में 9 सदस्य हो गए थे? तो ये थे राजा राम के समय में जो मंत्रिपरिषद था उसमें 9 सदस्य हो गए थे। अगले में कह रहा है मराठा शासक राजा राम की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1700 में। अब अगली है ताराबाई। तो ताराबाई से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजा राम के पश्चात मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था राजा राम की विधवा थी, इनका नाम था ताराबाई। तो इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ताराबाई किसे मराठा जो शासक है वो घोषित कर उसके संरक्षिका के रूप में ये महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई थी। तो ये 4 वर्षीय अल्पवयस्क पुत्र थे, शिवाजी द्वितीय इनका नाम था। इन्हीं के संरक्षिका रूप में ये महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई थी। अब अगले में कह रहा है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये ताराबाई के हाथों में था। अगले में कह रहा है मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध किया वो कौन थी? तो वो थी ताराबाई। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा मराठा शासक जो था राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा? तो ये थे शिवाजी द्वितीय। अगले में कह रहा है मुगल शासक बहादुर शाह ने किस मराठा को कैद से मुक्त कर दिया था? तो ये थे शाहू जी महाराज। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि खेड़ा का जो युद्ध है वो किन के मध्य हुआ था? तो ये शाहू जी और ताराबाई के मध्य हुआ था। अगले में कह रहा है खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1707 में हुआ था। अगले में कह रहा है खेड़ा के युद्ध उपरांत सतारा पर किसका अधिकार हो गया था? तो ये शाहू जी का अधिकार वहाँ पे हो गया था। अब अगला ये कह रहा है कि खेड़ा के युद्धोपरांत दक्षिण में कोल्हापुर पर किसका अधिकार हो गया था? तो ये ताराबाई जो कि शिवाजी द्वितीय की एक तरह से संरक्षिका थी, इनका अधिकार इस पर हो गया था। अब शाहू जी से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं उनको भी जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1707 में शाहू जी ने उत्तराधिकार के युद्ध में किसे पराजित कर स्वयं को मराठा शासक घोषित किया था? तो ये पराजित किया था ताराबाई को। अब अगले में ये कह रहा है शाहू जी किसके पुत्र थे? तो ये संभाजी के पुत्र थे। अगले में कह रहा है शाहू जी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ पर करवाया? तो ये कराया था सतारा में। अगले में कह रहा है शासक बनने से पूर्व कौन सा मराठा शासक मुगलों की कैद में थे? तो ये थे शाहू जी महाराज। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मराठा शासक शाहू जी ने किससे अपना पेशवा नियुक्त किया था? तो ये किया था बालाजी विश्वनाथ को। अगले में कह रहा है किस संधि के अनुसार मराठा साम्राज्य की जो उत्तरी भाग सतारा है इस पर शाहू जी और दक्षिणी भाग जो कोल्हापुर है इस पर संभाजी द्वितीय का अधिकृत विभाजन हो गया था? तो ये हुआ था वर्णा की संधि के द्वारा जो कि हुई थी 1731 में। तो याद रखिएगा जो वर्णा की संधि है इसके तहत जो विभाजन है वो हुआ है। जो उत्तरी भाग है कह सकते हैं उत्तरी भाग सतारा था वो शाहू जी को मिला और दक्षिणी भाग जो कोल्हापुर था वो संभाजी द्वितीय को दिया गया। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मराठों के अंतर्गत पेशवा की शक्ति का उत्कर्ष जो है किसके शासनकाल से आरंभ हो गया? तो ये हुआ था शाहू जी के समय से। अगले में कह रहा है किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गए? तो ये शुरू हुआ है बालाजी बाजीराव के समय से। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संधि के अनुसार पेशवा मराठा संगठन में वास्तविक प्रधान बन गए थे? तो ये थी संगोला की संधि के द्वारा जो कि हुई थी 1750 में। अब संगोला की संधि जो 1750 में हुई थी किनके मध्य हुई थी? काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये हुई थी पेशवा बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के मध्य। याद रखिएगा पेशवा बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के मध्य संगोला की संधि हुई थी। अब पेशवा के अधीन जो मराठा शक्तियाँ हैं इनसे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं उनको जान लेते हैं। तो देखिए पहले हैं बालाजी विश्वनाथ। तो इनसे संबंधित कितने क्वेश्चन हैं उनको भी जान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो बालाजी विश्वनाथ हैं इनका समय रहा है 1713 से 1720 तक। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बालाजी विश्वनाथ का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1660 में। अगला कह रहा है बालाजी विश्वनाथ का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था कोंकण प्रदेश के श्रीवर्धन गाँव में। अब अगले में कह रहा है बालाजी विश्वनाथ के पूर्वज किसके अधीन अपने गाँव के देशमुखिया प्रधान थे? तो ये थे जंजीरा के जो सीरी थे इन्हीं के अधीन ये अपने गाँव में देशमुखिया प्रधान थे। अब अगले में कह रहा है बालाजी विश्वनाथ किसके अधीन मराठा सेवा में थे? तो ये मराठा सेनापति जिनका नाम था धानाजी जाटव इन्हीं के अधीन ये सेवा में कार्यरत थे।
अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बालाजी विश्वनाथ किस स्थान पर कुछ समय तक सभासद भी रहे थे, तो ये रहे थे पूना में। अगले में कह रहा है बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनने से पूर्व कहाँ के सूबेदार रह चुके थे, तो ये रहे थे पूना में, जो कि 1699 से 1702 से तक थे। इसके बाद दौलताबाद में भी ये रहे थे, जो कि 1760 से 1760 तक वहाँ पे रहे थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1708 में साहू जी ने, ध्यान दीजिएगा, साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को किस पद पर नियुक्त किया था, तो ये किया था सेना करते, जिसको सैन्य संगठन कर्ता कहा जाता है। इस पोस्ट पर इन्होंने इनको नियुक्त किया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बालाजी विश्वनाथ को मराठा पेशवा कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1713 में। अगले में कह रहा है बालाजी विश्वनाथ किस मराठा शासक के अधीन पेशवा बने थे, तो ये बने थे साहू के अधीन। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस मराठा पेशवा के समय में कह रहा है पेशवा जो था पद वो वंशानुगत हो गया, तो ये हुआ था बालाजी विश्वनाथ के समय से। याद रखिएगा, जो पेशवा का पद है ये वंशानुगत हुआ है बालाजी विश्वनाथ के समय से। अब अगले में कह रहा है पेशवा वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, ये बालाजी विश्वनाथ के द्वारा हुई। अगले में कह रहा है मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के समय 1719 में सैयद हुसैन अली ने किसकी ओर से संधि की थी, तो ये की थी मुगल बादशाह फारुखशियर की ओर से। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मराठों में मुगलों के मध्य 1719 में कौन सी संधि हुई थी, तो ये हुई थी दिल्ली की संधि। अगले में कह रहा है मराठा में मुगलों के मध्य दिल्ली की संधि कह रहा है को किसने मराठों का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी, ये दी थी रिचर्ड टेम्पल ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस संधि के तहत मराठों को दक्कन के मुगल प्रांत में प्रत्यक्ष रूप से चौथ एवं सरदेशमुखी जो था उसको प्राप्त करने का अधिकार मिल गया था, तो यह हुआ था दिल्ली की संधि के द्वारा। अब अगले में कह रहा है बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु कब हुई थी, 1720 में हुई। अब अगले हैं बाजीराव प्रथम, जिनका ड्यूरेशन रहा है 1720 से 1740 तक। तो पहला क्वेश्चन इसमें यह कह रहा है कि बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के उपरांत मराठा पेशवा के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो यह नियुक्त किया गया बाजीराव प्रथम को। अगले में कह रहा है बाजीराव प्रथम किसके पुत्र थे, तो ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। अगले में कह रहा है बाजीराव प्रथम कितने वर्ष की आयु में मराठा पेशवा बने थे, तो ये बने थे 19 वर्ष की आयु में। अब अगले में कह रहा है कि इस मराठा पेशवा ने कहा था कि अब समय आ गया है कि हम विदेशियों को भारत से निकाल दें और हिंदुओं के लिए क्या कहा था, और हिंदुओं के लिए अमर कीर्ति प्राप्त कर सकें, और हिंदुओं के लिए अमर कीर्ति प्राप्त कर सकें। आओ कह रहा है इस खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। प्रत्युत्तर में सभासदों ने कहा आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, निश्चय ही ऐसा कर पाएंगे। तो ये बताया गया है, कहा गया है बाजीराव प्रथम के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध है इसका संचालन किसने किया था, ये किया था बाजीराव प्रथम ने। याद रखिएगा, शिवाजी के पश्चात किसने स्टार्ट किया गुरिल्ला युद्ध, ये किया बाजीराव प्रथम ने। अब अगले में कह रहा है हिंदू पादशाही के जो सिद्धांत है प्रतिपादन करने का श्रेय किस मराठा पेशवा को दिया जाता है, तो ये बाजीराव प्रथम को दिया जाता है। अगले में कह रहा है किस मराठा पेशवा ने पाल खेला की लड़ाई में हैदराबाद के निज़ाम को पराजित किया था, तो ये किया था बाजीराव प्रथम ने। याद रखिएगा, हैदराबाद के जो निज़ाम है इनको पराजित किया गया है बालाजी प्रथम के द्वारा, जो कि हुआ था पाल खेला की लड़ाई। जो पाल खेला की लड़ाई है इसी में हैदराबाद के निज़ाम को पराजित किया गया है बाजीराव प्रथम के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस मराठा पेशवा ने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन छीन लिया था, तो ये छीना था बाजीराव प्रथम ने। अगले में कह रहा है नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के समय मराठों का नेतृत्व किसके हाथों में था, तो ये था बाजीराव प्रथम के हाथों में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के किस शासक को पराजित किया था, तो इनका नाम था निज़ाम उल मुल्क, या इन्हीं को आसफ जाह के नाम से जाना जाता था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम है तो हैदराबाद के निज़ाम के मध्य कौन सी संधि हुई थी, तो ये इसका नाम था मुंगजी शिवगांव की संधि, जो कि हुई थी 1728 में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम हैदराबाद के निज़ाम के मध्य भोपाल के निकट कौन सी संधि हुई थी, तो इसका नाम था दुर्रई शराय की संधि, जो कि हुई थी 1738 में। अगले में कह रहा है मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1731 में दभाई के निकट किस मराठा सेनापति सरदार को पराजित किया था, तो इनका नाम था त्र्यंबक राव। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रसिद्ध मुस्लिम नृत्यांगना जिसका नाम था मस्तानी, इनसे पेशवा बाजीराव की भेंट किस स्थल पर हुई थी या किस स्थान पर हुई थी, ये हुई थी बुंदेलखंड क्षेत्र में, जो कि छत्रसाल द्वारा आयोजित कार्यक्रम था, वहीं पर इनकी भेंट इनसे होती है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस मराठा सरदार के नेतृत्व में सालसेट और बेसिन के क्षेत्र पुर्तगालियों से विजित किया गया था, तो ये था चिमना जी के समय। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेशवा बाजीराव प्रथम ने किस प्रमुख मराठा सरदारों के प्रभाव वाले क्षेत्र को विभाजित किया था, तो ये थे गायकवाड़, जो कि बड़ौदा क्षेत्र के थे गुजरात में। इसके अतिरिक्त थे सिंधिया, जो उज्जैन और ग्वालियर के क्षेत्र में थे, जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। भोसले थे नागपुर महाराष्ट्र में, और होलकर थे इंदौर मध्य प्रदेश में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हुई थी, ये हुई 1740 में। अब अगले हैं बालाजी बाजीराव, जिनका ड्यूरेशन रहा है 1740 से 1761 तक।
तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु के उपरांत पेशवा के पद पर कौन आसीन हुए थे? तो ये थे बालाजी बाजीराव। अगले में कह रहा है कि इस मराठा छत्रपति ने बालाजी बाजीराव को अपना पेशवा नियुक्त किया था? तो ये किया था साहू जी को, साहू जी ने नियुक्त किया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बालाजी बाजीराव का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1721 में। अगले में कह रहा है बालाजी बाजीराव किस उपनाम से प्रसिद्ध थे? तो इन्हीं को नाना साहब के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बालाजी जो बाजीराव हैं इन्हीं का उपनाम है नाना साहब। क्या नाम है? बालाजी बाजीराव जो हैं इन्हीं का नाम है नाना साहब। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मराठा छत्रपति जो शाहू जी हैं इन्होंने इनसे ये कह रहा है इन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो ये ताराबाई के पौत्र थे जिनका नाम था राजा राम द्वितीय, इन्हीं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अगले में क्या तत्कालीन मराठा छत्रपति शाहू जी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1749 में। अगले में क्या है कि इस मराठा सरदार ने नवनियुक्त पेशवा बालाजी बाजीराव का विरोध किया था? तो ये थे रघुनाथ राव जो कि राघोबा के नाम से भी जाने जाते थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई का क्या नाम था? तो ये नाम था सदाशिवराव भाऊ। अगले में क्या है? रघुजी भोसले की मध्यस्थता में राजा राम द्वितीय और पेशवा के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो ये थी संगोला की संधि। और ये संगोला की संधि हुई कब थी? तो ये हुई थी 1750 में। याद रखिएगा, संगोला की संधि हुई 1750 में। अब इसी में कह रहा है संगोला की संधि का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो इसमें था कि जो पेशवा मराठा संगठन होंगे इनके प्रमुख नेता स्वीकृत किया गया। मतलब जो संगोला संधि में एक ये काम हुआ था कि जो पेशवा मराठा होंगे इनके जो संगठन का प्रमुख नेता होगा वो कौन होगा, इसी को इसमें डिसाइड किया गया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस संधि के पश्चात जो है मराठा छत्रपति शासक केवल महलों के महापौर बनकर रह गए थे? तो ये थी संगोला की संधि। अगले में कह रहा है मुगल सम्राट ने एक फरमान द्वारा पेशवा के क्षेत्र का नायब सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो ये था मालवा क्षेत्र का। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मराठों ने किसे पराजित कर झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र पर अधिकार स्थापित किया था? तो ये ओरछा के जो बुंदेला सरदार थे उनको पराजित किया गया था। अब अगले में कह रहा है कि इस मराठा सरदार ने कर्नाटक अभियान के दौरान चंदा साहिब को कैद कर सतारा जेल भेजा था? तो ये था रघुजी भोसले ने। मतलब जो रघुजी भोसले हैं इन्हीं के कह रहा है इन्होंने कर्नाटक अभियान के दौरान चंदा साहिब को कैद कर सतारा भेज दिया था। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मराठा सरदार रघुजी भोसले और जो मराठा सेनापति भास्कर पंत हैं इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के विरुद्ध अभियान में किससे पराजित किया था? तो ये किया था अलीवर्दी खां को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि झलकी की संधि किनके मध्य हुई थी? तो ये मराठों के मध्य हुई थी। अगले में कह रहा है झलकी की संधि के अनुसार किस क्षेत्र का आधा जो भाग था मराठों को प्राप्त हुआ था? तो ये बरार का आधा जो क्षेत्र था वो मराठों को प्राप्त हुआ था। अगले में कह रहा है पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये कब हुआ था? तो ये 14 जनवरी 1761 को हुआ था। अगले में कह रहा है पानीपत का तृतीय युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ये मराठे और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। याद रखिएगा, जो पानीपत का तृतीय युद्ध है ये मराठे और अहमद अब्दाली के मध्य हुआ है। कब हुआ है? 1761 में। अगले में कह रहा है पानीपत के तृतीय युद्ध में किन भारतीय शासकों ने अहमद शाह अब्दाली के सहयोग किए थे? तो ये किए थे रुहेला सरदार जिनका नाम था नजीमुद्दौला तथा अवध के नवाब जिनका नाम था शुजाउद्दौला। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का औपचारिक सेनापति कौन थे? तो ये थे विश्वास राव। अगले में कह रहा है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक कौन थे? तो ये थे सदाशिवराव भाऊ। अगले में कह रहा है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की जो पैदल सेना और तोपखानों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इनका नाम था इब्राहिम खां गारदी, ये इनका नाम था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान किन मराठा सरदारों ने युद्ध के बीच ही मैदान छोड़कर ये भाग गए थे? तो ये थे महादजी सिंधिया और मल्हावराव होलकर, ये भाग गए थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को किस मुगल वजीर का समर्थन प्राप्त था? तो ये था इमाद उल मुल्क। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठों को पराजित किया था? तो ये किया था अफगानों ने। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इतिहासकार जयंत सरकार ने किस युद्ध के संदर्भ में लिखा है कि महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई ऐसा परिवार हो जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो और कुछ परिवारों को तो सर्वनाश ही हो गया था? तो ये बताया गया है पानीपत तृतीय युद्ध के बारे में। अगले में क्या है? 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई और चांदी और तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। यह कथन किस युद्ध से संबंधित है? तो ये है पानीपत के तृतीय युद्ध से। अगले में क्या है? किस इतिहासकार ने पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में लिखा है कि इस युद्ध में यह निश्चित नहीं किया गया कि भारत का कौन शासन इस पर करेगा, बल्कि यह सुनिश्चित किया गया कि भारत का कौन शासन नहीं करेगा, अर्थात मराठे। तो ये कहा है आरबी सरदेसाई ने इसको कहा है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में किसे पराजय का सामना करना पड़ा? तो ये मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा। अगले में कह रहा है किस इतिहासकार ने यह दावा किया कि वह पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था? तो ये किया था काशीराज पंडित ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो ये थे नजीब खां।
अगले में कह रहा है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था? तो ये थे इब्राहिम खां गारदी। अगले में कह रहे हैं अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ये किया 7 बार। अब अगले हैं माधवराव प्रथम। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बालाजी बाजीराव के पश्चात पेशवा के पद पर कौन आसीन हुए? तो ये थे माधवराव प्रथम। अगले में कह रहा है अल्पवयस्क पेशवा माधवराव प्रथम है, इनका संरक्षक किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थे चाचा इनके थे जिनका नाम था रघुनाथ राव। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1763 में राक्षस भुवन की संधि किनके मध्य संपन्न हुई थी? तो ये माधवराव प्रथम और निजाम के मध्य ये संपन्न हुई थी। क्या नाम था इसका? राक्षस भुवन। अगले में कह रहा है किस मराठा पेशवा ने मैसूर के शासक हैदर अली को पराजित कर नजराना देने के लिए बाध्य किया था? तो ये थे माधवराव प्रथम। अब अगला कह रहा है किस मराठा सरदार ने निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर पुनः आसीन कराया था? तो ये थे महादजी सिंधिया। कौन थे? महादजी सिंधिया। अगले में कह रहा है मराठा पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? 1772 में हुई। अगले में कह रहा है माधवराव प्रथम पेशवा में सबसे अंतिम महान पेशवा थे, यह कथन किसका है? तो यह है सरदेसाई का। अगले में कह रहा है किस इतिहासकार ने कहा कि माधवराव प्रथम की जो असामाजिक मृत्यु थी, कह रहा असामाजिक या असामयिक जो मृत्यु थी वो मराठों की पानीपत की पराजय से भी अधिक हानिकारक थी? तो ये कहा है ग्रांड ड्रफ ने। क्या कहा है? ग्रांड ड्रफ ने कहा है कि जो असामयिक, यहाँ पे होगा असामाजिक नहीं असामयिक, जो मृत्यु है उससे कह रहा है जो पराजय हुई थी वो पानीपत की पराजय से भी अधिक हानिकारक थी। अब अगले हैं नारायण राव। तो नारायण राव के बारे में पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि माधवराव की मृत्यु के पश्चात पेशवा के पद पर कौन आसीन हुए थे? ये थे नारायण राव। नारायण राव की हत्या किसने करवाई थी? ये कराई थी रघुनाथ राव ने, जिनको रघुवा के नाम से जाना जाता था, जो कि इनके चाचा थे। अब अगले हैं रघुनाथ राव। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नारायण राव के पश्चात पेशवा के पद पर कौन आसीन हुए थे? ये चाचा रघुनाथ राव हुए थे। अगले में कह रहा है रघुनाथ राव के पेशवा पद की दावेदारी किन मराठा सरदारों ने विरोध इसका किया था? ये किया था सखाराम बाबू और नाना फडणवीस ने। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगले क्वेश्चन ये कह रहा है कि सूरत की संधि जो है 1775 में हुई थी, किनके मध्य हुई? तो ये रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य हुई। अगले में क्या है किस मराठा सरदार ने मराठों का एक पृथक दल 12 भाई परिषद का गठन किया था? तो ये थे नाना फडणवीस। अब अगले हैं माधवराव नारायण, जिनको माधवराय द्वितीय के नाम से जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रघुनाथ राव के पश्चात पेशवा के पद पर कौन आसीन हुए थे? ये थे माधवराव नारायण। अगले में कह रहा है माधवराव नारायण किस संस्था की सहायता से पेशवा के पद पर इन्होंने आसीन हुए थे? तो ये थे 12 भाई परिषद। जो 12 भाई परिषद थी इसी की सहायता से ये पेशवा बने थे। अगले में कह रहा है माधवराव नारायण किनके पुत्र थे? तो ये पेशवा नारायण राव के पुत्र थे। अगले में कह रहा है माधवराव नारायण के समय में मराठों का वास्तविक प्रशासन किस संस्था में निहित था? तो ये 12 भाई परिषद में निहित था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था किस पेशवा के शासनकाल में संपन्न हुआ? तो ये माधवराव नारायण के समय संपन्न हुआ। अगले में कह रहा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की अवधि क्या थी? तो ये 1775 से 1782 तक थी। अगले में कह रहा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस समय थे वारेन हेस्टिंग, जिनका ड्यूरेशन रहा है 1774 से 85 तक। अगले में कह रहा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के पश्चात समाप्त हुआ? तो यह हुई थी सालबाई की संधि, जो कि हुई थी 1782 में। तो इसी के पश्चात कह रहा है कि आंग्ल मराठा युद्ध जो था ये इसी संधि से समाप्त हो जाता है। अगले में कह रहा है किस संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेजों एवं मराठों के बीच शांति बनी रही? तो ये थी सालबाई की संधि, जो कि हुई थी 1782 में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस पेशवा के समय में मराठा शक्ति 2 गुटों में विभाजित हो गया था? तो ये था माधवराव नारायण का समय। अगले में कह रहा है पेशवा माधवराव नारायण के समय किन 2 मराठा सरदार अत्यधिक प्रभावशाली हो गए थे? कौन से 2? तो ये थे नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस मराठा पेशवा ने आत्महत्या की थी? तो इनका नाम था माधवराव नारायण। अब अगले में कह रहा है पेशवा माधवराव नारायण ने आत्महत्या कब की थी? तो ये की थी 1796 में। अब अगले हैं बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव द्वितीय के बारे में पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि माधवराव नारायण की मृत्यु के पश्चात पेशवा के पद पर कौन आसीन हुए? तो ये हुए थे बाजीराव द्वितीय। अगले में कह रहा है पेशवा बाजीराव द्वितीय किनके पुत्र थे? तो ये रघुनाथ राव, जो कि रघुवा थे, उन्हीं के ये पुत्र थे। अब अगले में कह रहा है किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? तो ये थे बाजीराव द्वितीय। बेसिन की संधि वैसे हुई कब थी? तो ये हुई थी 1802 में। अगले में कह रहा है किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो ये थे बाजीराव द्वितीय। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो बाजीराव द्वितीय ने किया था। अगले में कह रहा है किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों की सहायक संधि का कड़ा विरोध किया था या प्रबल विरोध किया था? तो ये किया था सिंधिया भोसले ने। अगले में कह रहा है मराठा सरदार नाना फडणवीस की मृत्यु कब हुई थी? 1800 में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1803 से 5वीं मध्य हुआ था। अब अगला क्वेश्चन क्या है?
तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किन के शासनकाल में हुआ था। तो ये हुआ था पेशवा बाजीराव द्वितीय के समय में। अगले में कह रहा है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किन के समय हुआ था। यह कह रहा है कि उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये थे लॉर्ड वेलेस्ली। अगले में कह रहा है कि इस मराठा सरदार ने 1803 में अंग्रेजों के देवगांव की संधि की थी। तो ये थे भोसले, जो भोसले थे, इन्होंने अंग्रेजों के साथ देवगांव की संधि की थी। अब अगले में कह रहा है कि इस मराठा सरदार ने 1803 में अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि करके गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को कंपनी को दे दिया था। तो ये थे महादजी सिंधिया ने। अब अगले में कह रहा है 23 सितंबर 1803 को सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेनाओं को किसने पराजित किया। तो ये किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगले में कह रहा है कि इस मराठा सरदार ने 1805 में अंग्रेजों के साथ राजापुर घाट की संधि की थी। तो ये की थी होलकर ने। किसने किया था? होलकर ने किया था। अब अगले में कह रहा है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किनके शासनकाल में हुआ। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के समय में हुआ। अगले में कह रहा है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये थे लॉर्ड हेस्टिंग थे। अब अगले में कह रहा है अंतिम मराठा पेशवा कौन थे। तो ये थे बाजीराव द्वितीय। अगले में कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने मराठा साम्राज्य को अधिग्रहण कर बाजीराव के उत्तराधिकारियों की पेंशन सुनिश्चित कर बिठूर भेज दिया था। तो ये थे लॉर्ड हेस्टिंग। अगले में कह रहा है भारत में कह रहा है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो ये किया था मराठों ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1817 से 1818 के मध्य तक। अब अगले में कह रहा है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेज जो थे इस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय। तो ये थे लॉर्ड हेस्टिंग। अगले में कह रहा है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो ये था लॉर्ड हेस्टिंग की दमनकारी नीतियाँ थी, इसी के कारण तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो जाता है। अब अगले में कह रहा है पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई किसने की थी। तो ये की थी लॉर्ड हेस्टिंग ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पिंडारियों की नियुक्ति जो थी मराठा सेना में किनके समय में हुई थी। तो ये हुई थी बाजीराव प्रथम के समय में। अब कुछ यहाँ पे मराठों और अंग्रेजों के मध्य जो प्रमुख संधियाँ हुई थी इनके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद ये जो सेगमेंट होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए संधियों में पहली है सूरत की संधि, हुई है 1775 में। इसमें है रघुनाथ राव और अंग्रेज। अगले में कह रहा है सालवाई की संधि 1782 में हुई है। सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच ये हुई है। अगली है वशीन की संधि, हुई है 1802 में। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच इसको किया गया है। अब अगली है देवगांव की संधि, ये हुई है 1803 में भोसले और अंग्रेजों के मध्य। सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई है 1803 में सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य। राजपुर घाट की संधि हुई है 1805 में होलकर और अंग्रेजों के बीच। नागपुर की संधि हुई है 1816 में भोसले और अंग्रेजों के बीच। ग्वालियर की संधि हुई है 1817 में। सिंधिया और इसमें अंग्रेज दोनों शामिल हैं, मतलब सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुई है। अगली है पूना की संधि, ये हुई 1817 में। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज इसमें शामिल हैं। मंदसौर की संधि जो हुई 1818 में होलकर और अंग्रेजों के मध्य हुई है। अब इसके बाद देखिए ये है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इसको हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, जो मॉडर्न इंडिया का सेगमेंट है। तो इस प्रकार हम लोगों ने मराठा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे उनको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसमें कुछ सेगमेंट और बचे हुए हैं, जैसे जिसमें अभी हम लोगों ने जो मुगल प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन थे उसमें हम लोगों ने अभी तक जो मनसबदारी व्यवस्था थी उनको कंप्लीट किया था। इससे और पहले बहुत सारे जो दिल्ली सल्तनत और मराठों से संबंधित क्वेश्चन थे, दिल्ली सल्तनत और जो मुगलकालीन प्रशासन है उनसे संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। उन वीडियोज़ को जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब इसके बाद कुछ सेगमेंट और बचे हुए हैं, उसके बाद जो हिस्ट्री का सेगमेंट होगा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद इकोनॉमिक्स से कुछ सेगमेंट बचे हुए हैं, उनको भी हम लोगों को कंप्लीट करना है, उसको हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।